गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबके सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। और होपफुली आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। 11th। ठीक है, आज फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। डायमेंशन फॉर्मूला टॉपिक चल रहा है, तो उसकी एप्लीकेशंस के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आज पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक जो है लिमिटेशंस। जब एक पर्टिकुलर चीज की एप्लीकेशंस हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिमिटेशंस भी होंगे ही होंगी। ठीक है, हर इंसान के दो पहलू होते हैं, उसमें अगर अच्छाई है तो उसमें जाहिर सी बात है बुराई भी होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर फिजिक्स में भी हर कोई चीज, हर पर्टिकुलर फैक्ट, हर पर्टिकुलर थ्योरी, अगर उसमें उसकी कोई एप्लीकेशंस है तो उसकी कुछ ना कुछ फेलियर पार्ट भी उसका होगा ही होगा, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी ही होंगी। तो लिमिटेशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशंस में अगर मैं बात करूं तो अपने लोगों ने पढ़ा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव कर सकता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर फॉर्मूला तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है तो आप उस फॉर्मूले को यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एफ आ फॉर्मूला और अ फिजिकल क्वांटिटी, आप नोट्स बना सकते हो साथ में। डिपेंड्स ऑन मोर देन टू physical quantities, then it cannot be derived using dimensional formulas. Then it cannot be derived using dimensional formulas. पहला पार्ट। फिर इसी में if a physical quantity depends on two or more फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला ही सेम है। हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, देन द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड बाई, तब भी आप फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो। तीसरा, इफ अ फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ, अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला कंसिस्ट होता है किस चीज का? लॉग का। ठीक है, एल्गोरिदम जिसको आप कहते हो। ठीक है, लॉगरिदम, सॉरी लॉगरिदम जिसको आप कहते हो। और साथ में साथ उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो या एक्सपोनेंशियल पावर्स आ रही हैं उसकी ई की। ठीक है, तो इफ अ फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या लॉगरिदम्स देन आल्सो द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। ये तीन लिमिटेशंस हो गई। चौथी लिमिटेशन सुनिए भाई अब। चौथी लिमिटेशन क्या होती है कि जैसे ही मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अपने लोग जब एक फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अपने लोग क्या लिखते हैं? कांस्टेंट लिखते हैं, है ना? ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो प्लीज जाइए वापस, फिर देखिए, फिर समझिए, फिर आइए वापस। तो ये करते रहना जब तक होना। ठीक है, तो वो जो कांस्टेंट के लिया था उसकी एक वैल्यू मैंने एंड में आपको बताई थी। ये एक्सपेरिमेंटली लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली लेते हैं, बट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बता पाता है। तो इसकी ये भी एक लिमिटेशन है। इट इनेबल्स अस टू टेल द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। इट इनेबल्स अस टू टेल द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाता है। क्लियर है? फिर बात आती है इक्वेशंस की। तो भाई इक्वेशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशंस को भी डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाता। उसको बस अपने लोग क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो इट इज अनेबल, इनेबल नहीं होगा बेटा, अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी एवं ही है। इट अनेबल्स। ठीक है, अब फिर अगले में क्या था? इक्वेशंस, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन हो गई है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशंस को भी डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाता है। ठीक है, बस इनकी करेक्टनेस को चेक कर सकता है। हाँ, कैसी करेक्टनेस? डायमेंशनल करेक्टनेस, ओवरऑल करेक्टनेस नहीं। जैसे ओवरऑल करेक्टनेस में मैं बात करूं, सपोज इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस तो चेक कर दी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया। बट अगर मैं लिखता हूँ v इज इक्वल टू हाफ यू प्लस ए टी, तो भाई अगर आप चेक करने जाओगे ना तो हाफ का तो डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है। v का है, u का है, a का है, t का है, आपने डायमेंशन फॉर्मूला लगाया, भाई तीनों की तीनों क्वांटिटीज क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो आपको तो लगेगा इक्वेशन सही है, तो ना डायमेंशनल करेक्टनेस नहीं है,
सॉरी डायमेंशनल करेक्टनेस है, ओवरऑल करेक्टनेस नहीं बता पाएगा, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि डायमेंशनल फॉर्मूला is unable to tell the overall correctness of that particular equation. ठीक है, तो भाई आपके सामने मैंने 6 लिमिटेशंस लिखी हैं डायमेंशनल फॉर्मूलेस की, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कोई भी आपसे पूछ ले तो आप ये बता सकते हो भाई, अगर आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है तो आप तब दिन डिराइव कर सकते हैं। अगर वो किसी 2 सेम फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे तो भी आप उसको डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अगर कोई एक फॉर्मूला जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ रहे हैं, लॉग्स आ रहे हैं, तो भी आप उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हो। फिर अगर इक्वेशंस की बात करते हैं तो इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर सकता, बट चेक कर सकता है, बट चेक भी क्या करेगा, उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस, ओवरऑल करेक्टनेस नहीं चेक कर पाएगा। फिर आती है बात यहाँ पर कि कोई जो कांस्टेंट आता है कोई भी डायमेंशन फॉर्मूले का, उसमें आप उस कांस्टेंट की वैल्यू को भी बता नहीं पाते। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक आपका आने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके, तो अगला टॉपिक अपना क्या था, अब है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो फिजिक्स बेसिकली वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो जैसी बात है, मेजरमेंट होनी ही होनी है। फोर्स हो, वर्क हो, वेलोसिटी हो, कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसकी अपने लोगों ने मेजरमेंट करनी करनी है। अब मेजरमेंट अपने जैसे लोग ही करेंगे, जैसे अगर लेंथ का मेजरमेंट लेना है तो यूजिंग स्केल विल मेजर इट अप। स्केल आपका किस में है, सेंटीमीटर्स में हो सकता है, जैसी बात है मीटर्स में भी हो सकता है। तो द लीस्ट विच वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ अ स्केल इज 1 mm। हाँ या ना, आपके पास जो घरों में स्केल होगा आप जरा चेक करिएगा, आप उसके साथ जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो क्या है, 1 मिलीमीटर, है ना। जाहिर सी बात है, जब आपको स्केल यूज करना आता होगा तो वो पर्टिकुलर मेजरमेंट भी आप एक्यूरेटली ही ले लें। ठीक है, अब वहां मेजरमेंट लेते समय जरूरी नहीं है कि आपकी वो पर्टिकुलर मेजरमेंट सही हो सकता है आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, गलती आपसे भी हो सकता है जो आपने स्केल लिया है वो ही आपका गलत डिजाइन हुआ है। फिर तो मेजरमेंट की जो पर्टिकुलर वैल्यूज जो सर्टेन है, जिसके ऊपर अपने लोग रिलाय कर सकते हैं, मेजरमेंट्स की जो सर्टेन वैल्यूज होते हैं जिसको जिसके ऊपर अपने लोग रिलाय कर सकते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर वैल्यू सही होंगी, जो सर्टेन है, उन पर्टिकुलर वैल्यूज को नाम दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब कोई भी पर्टिकुलर मेजरमेंट कोई भी एक्सपेरिमेंटर लिखता है, अपने जैसे लोग लिखते हैं मेजर करने के बाद, तो सर्टेन वैल्यूज के साथ अपने लोग एक डिजिट और डालते हैं। वो डिजिट होता है अनसर्टेन कि हाँ भाई इतना हो सकता है। तो इस एक डिजिट को हटा दिया जाए अगर, उसके साथ जो बाकी पर्टिकुलर डिजिट्स होंगे तो वो पर्टिकुलर डिजिट्स को नाम देते हैं सर्टेन डिजिट्स, जिसके ऊपर अपने लोग रिलाय करते हैं, और प्लस एक और डिजिट जो होता है अनसर्टेन। इन सबको मिला के आपकी बनती है एक मेजरमेंट, और उस मेजरमेंट में जितने भी टर्म्स हैं उन पर्टिकुलर टर्म्स को नाम मतलब डिजिट्स हैं उनको नाम दिया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एक पर्टिकुलर मेजरमेंट जब भी अपने लोग लेते हैं, ठीक है, हो सकता है कोई अपने लोगों के सामने एक नंबर है ना, वो नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने के लिए क्या कर दिया गया, कुछ रूल्स डिजाइन कर दिए गए। तो वो 7 रूल्स आपको मैं बताऊंगा। जैसे पहला रूल आ रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, 1 2 3 4 5 6 8 9, दिस 9 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और अगर ये 9 डिजिट मिलके कोई एक नंबर बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर बना हुआ है 11.23 एक नंबर है, इस नंबर में चारों के चारों डिजिट्स कैसे हैं, आपके नॉन जीरो हैं, तो ऑटोमेटिकली इस डिजिट में क्या हुआ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। क्लियर। फिर बात आती है, अच्छा रूल्स पे आने से पहले पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोस पर्टिकुलर डिजिट्स ऑन विच वी कैन रिलाय, और वो पर्टिकुलर डिजिट्स क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं, और वो किसी मेजरमेंट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे रूल की, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सेड टू बी सिग्निफिकेंट। कोई भी पर्टिकुलर जीरोस अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं ना, तो उनको भी क्या माना जाता है, सिग्निफिकेंट ही माना जाता है। तो बेसिकली इफ वी कैन सी हियर, एक एग्जांपल लिया है 4 पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, 4.009, तो भाई दो जीरो बीच में आ गए और दो नॉन जीरो डिजिट्स थे, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो क्या है, 4SF, SF इज द शॉर्ट फॉर्म, मैंने शॉर्ट फॉर्म इसके लिए लिया है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। ठीक है, फिर तीसरा रूल आता है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट।
भाई राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स के अगर कुछ जीरोस आ रहे हैं तो उन जीरोस को क्या कहा जाता है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो एक पर्टिकुलर डिजिट जो आपके पास दिख रहा है 8200, तो एक पर्टिकुलर इस नंबर में आपके पास दो जीरोस राइट मोस्ट साइड पे हैं तो उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो जो दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं 8 और 2 वही सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली इस नंबर में दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। फिर फॉर अ नंबर लेस देन 1, then zeros on the right side of a decimal point but to the left of first non-zero digit are not significant। तो ऑटोमेटिकली ध्यान से देखिए यहाँ पर जो जीरोस हैं ये काउंट नहीं करे जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। तो ऑटोमेटिकली इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। फिर मूविंग ऑन टू द रूल नंबर 5, ट्रेलिंग जीरोस विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। राइट हैंड साइड पे अगर जीरो है और उसके बियॉन्ड अगर आपके जीरो जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे अगर डेसिमल पॉइंट है और उसके बियॉन्ड अगर आपके जीरो जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दे आर सिग्निफिकेंट। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं था, ठीक है, पर जीरो थे उनको नहीं माना। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए वही पर्टिकुलर नंबर है 8200 बट पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं तो वो ट्रेलिंग जीरोस आपके सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4। Digit 0 is conventionally put on left of a decimal for a number less than 1 is never significant। तो कभी कभी क्या होता है ना, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है एक नंबर को, तो ज्यादातर अपने लोग क्या लिखते हैं 0.987 नहीं 0.987 लिखते हैं ताकि पता चल जाए डेसिमल पॉइंट है बीच में। तो वो जो जीरो लिख देते हैं ना उसको काउंटर नहीं कराया जाता है, तो इसलिए जब काउंट नहीं करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर भी नहीं माना जाएगा। तो ऑटोमेटिकली 0.987 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। अब बात करते हैं लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर की, जो कि आपकी केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बस थोड़ा सा डिफर होता है केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स में, इसी इसी रूल को लेके, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज इफ द एक्सप्रेशन इज सम अदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अगर आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर दिया किसी मेजरमेंट का तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने वाले। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक सेंटीमीटर वर्ड लग गया ना, ये सेंटीमीटर एक यूनिट है जो एक मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक मीटर टर्म लग गया ना, तो मीटर भी एक यूनिट है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को। तो ऑटोमेटिकली ये 5.687 जितनी ये मेजरमेंट है उतनी ही ये मेजरमेंट है, बस डिफर क्या है, ये सेंटीमीटर्स में ये मीटर्स में। तो आपने अगर सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर दिया है उसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होने वाली है, तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 4 ही होंगी। क्लियर है। तो ये कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो आपको पता होने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और वो कुछ नंबर्स दूंगा और आपको बस ये पता करना है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आपने वो पता कर लिया तो ऑटोमेटिकली आगे आने वाली जो कैलकुलेशंस होगी उन कैलकुलेशंस के फाइनल रिजल्ट में भी पूछा जाता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप पता तभी कर पाओगे अगर आपको ये रूल्स पता होंगे। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो भाई आखिरी टॉपिक है आज का राउंडिंग ऑफ। बहुत ही आसान है, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो आप लोग लोअर क्लासेस में कि राउंड ऑफ कर दिया करो एक नंबर को अगर बहुत बड़ा नंबर है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ रूल्स हमें समझने पड़ेंगे राउंडिंग ऑफ के। जैसे पहला रूल है, पहला रूल कहता है कि इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप, ड्रॉप मतलब उसको हटाना है, ठीक है, इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पर्टिकुलर डिजिट को हटाना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 8.72। अब 8.72 तो इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है 3। 8.72 872 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन आएगा राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजिट इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो भाई इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे तो राउंड ऑफ करना है 2 में। कहने का मतलब ये पहले 2 रहने चाहिए, तीसरा वाला ड्रॉप कर दो। तो ये जो वर्ड आया ना द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, तो किसको ड्रॉप करना है, आखिरी वाले को ड्रॉप करना है। सीधी सी बात है, जो 2 है उसको अगर आप ड्रॉप करना है तो ये पर्टिकुलर रूल आपको पता होना चाहिए जिसमें लिखा हुआ है इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। तो अगर ये 5 से कम है तो क्या करना है उस केस में, देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज्ड। फिर जो प्रीसीडिंग है, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला डिजिट जो है 7, प्रीसीडिंग जो उसको फॉलो कर रहा है, पीछे वाला जो डिजिट है
7, उसको क्या करो एज इट इज रहने दो, तो ऑटोमेटिकली 8.72 जो अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, उसको कन्वर्ट करना है 2 में, तो कहने का मतलब लास्ट वाले को ड्रॉप करना है, 2 को ड्रॉप करना है। अब 2 वाले को मैच करेंगे कि वो 5 से कम है या ज्यादा। अगर कम है तो ड्रॉप करेंगे, और अगर ज्यादा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर ज्यादा है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो भाई ऑटोमेटिकली उसको 1 से बढ़ा देना है। तो 8.72, तो किसको ड्रॉप करना है, आखिरी वाले को, 8 को, तो प्रीसीडिंग को ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि 8 क्या है, 5 से बड़ा है। क्लियर है, आसान है। ठीक है, फिर तीसरा रूल क्या कहता है, इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अ डिजिट, अब उसको एक पर्टिकुलर डिजिट के साथ फॉलो भी करवा दिया। सपोज एक क्वेश्चन आया है 8.7 8.351, सॉरी 7.351 7.351, साफ दिख रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और आपको कह दिया जाता है इसको कन्वर्ट करिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो कहने का मतलब लास्ट के 2 को हटाना है। लास्ट के 2 को हटाने से पहले आपको क्या हटाना पड़ेगा, पहले तो 5। अब 5 जब आपको ने हटाना है, तो द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर वो 5 है, ठीक, बट उसको फॉलो करा जा रहा है किसी भी डिजिट के साथ, जीरो के अलावा, 1 2 3 4 5 नॉन जीरो डिजिट के साथ अगर वो फॉलो हो रहा है, तो इन सच आ केस क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा दो। तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 3, उसको 1 से बढ़ा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, ये 7.4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर 2 में अगर कन्वर्ट करना है, बट अगर कोई केस ऐसा है 5 है और वो पर्टिकुलर 5 फॉलो हो रहा है किसी नॉन जीरो डिजिट के साथ, तो ऑटोमेटिकली क्या करना है, प्रीसीडिंग वाले को 1 से बढ़ा देना। क्लियर है। फिर जो सेकंड लास्ट है उसमें ये लिखा है, इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाय 0, और उसको फॉलो और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अभी तक क्या था, 5 अगर फॉलो हो रहा है किसी नॉन जीरो के साथ, तो ये काम करना है, ठीक है। बट अगर 5 फॉलो हो रहा है जीरो के साथ या अकेला 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट का ख्याल रखते हुए उसको चेंज करना है। तो अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है, अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, इवन है, तो वो अनचेंज रहेगा। बट अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है, तो उसको 1 से बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर लास्ट डिजिट जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है, तो आपने क्या करना है, उसको अनचेंज रहने देना है। बट अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, तो उसको 1 से बढ़ा देना है, +1 कर देना है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 4.35 बिकम्स 4.4। तो एक सिंपल से ट्रिक्स एंड टूल्स हैं जो राउंडिंग ऑफ में काम आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। बेसिकली आप ये कह सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ आपस में मिलके काम करते हैं, ठीक है। इनके जो क्वेश्चंस आते हैं मिलके ही होते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर भी, राउंडिंग ऑफ के ऊपर भी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे जाके। केमिस्ट्री में भी बहुत इनका रोल होता है, तो प्लीज इनको लाइटली मत लीजिएगा। अगर कोई कहे यार ये तो आता नहीं है, तो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनिए। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर बुक्स, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है भाई। तो होपफुली आई गेस आप ये वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। थैंक यू।